हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका मॉड्यूल ए का है और इसके मॉड्यूल ए में टोटल 1 से लेके 21 तक टोटल 21 चैप्टर्स आपको मॉड्यूल ए में कवर करने हैं। इन 21 में से कुछ चैप्टर्स पुराने और बहुत सारे नए चैप्टर्स हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलरेडी आपका पुरानी वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आप पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। ये सब मैंने आप लोगों के लिए पहले से प्लेलिस्ट पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस का मैंने अलग से फोल्डर आपके लिए बनाया। तो वहाँ पे चैप्टर नंबर जो 12 है वो आपका पुरानी बुक का तो चैप्टर नंबर 12 है, पर जो नई बुक है उसका वो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, उसका नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। फिर चैप्टर नंबर 2 ये नया है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 आपको चैप्टर नंबर 12 से ही कवर करना है पुरानी बुक में, और चैप्टर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा वो 3, और फिर चैप्टर नंबर 4 पुराना है। जो न्यू है वो मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, और यहाँ पे ओल्ड। तो चैप्टर नंबर 1 जो है पुराना है। चैप्टर नंबर 2 नया है जो कि आज हम शुरू करेंगे। फिर 3 हमारा नया है। फिर 4 हमारा पुराना है। फिर चैप्टर नंबर 5 नया है, 6 नया है, 7 पुराना है। चैप्टर नंबर 8 नया है, 9 और 10 भी नया है। 11 न्यू में ऐड हुआ है। 12 आपका पुराना सिलेबस है, और 13 आपका नया है। 14 नया है, और 15 पुराना, 16 पुराना, 17 नया है, 18 नया है, 19, 20, 21। तो बहुत सारे जो है नए चैप्टर्स आपके इसमें ऐड हुए हैं। तो इतने सारे नए चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो पुराने चैप्टर्स है ये आपको पुराने वाली बुक से ही डिस्कस करने हैं। तो पुराने चैप्टर्स कौन कौन से हैं एक बार उसको भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ये सब तो वो है जो हमें नए कवर करने हैं। 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, इतने सारे नए हमें कवर करने हैं। जो पुराने हैं वो कौन कौन से एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 1, 4, 7, 12, 15 और 16 ये सारे हमारे पुराने सिलेबस में हैं। ठीक है, तो ये नए में ऐड हुए, पर पुरानी बुक में ये इसको किस नंबर से दिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो आपकी जो पुरानी बुक है उसमें आपको चैप्टर नंबर 12 के नाम से मिल जाएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 कहाँ पे मिलेगा? ये आपको पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 होगा आपका चैप्टर नंबर 16 के नाम से। फिफ्थ, उसके बाद आता है 7, तो 7 आपको पुरानी बुक में मिलेगा चैप्टर नंबर 13। उसके बाद आता है 12, तो 12 आपको मिलेगा पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 15। इसके बाद आता है 15 चैप्टर, तो ये आपको मिलेगा पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 17। और लास्ट में आता है आपका चैप्टर नंबर 16, और ये आपको मिलेगा पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 30 के नाम से। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से कवर करने हैं ये सारे। तो इन वाले चैप्टर्स को हम नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कौन कौन से चैप्टर्स है वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, और जो नए चैप्टर्स है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मॉड्यूल ए में इतने सारे चैप्टर्स जो कि नए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है AML KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC गाइडलाइंस। तो ये हमारे चैप्टर का पूरा नाम है। यहाँ से इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंड द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है और टेरर फाइनेंसिंग को कैसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा होगा कि केवाईसी के बारे में। और लास्ट में होगा नो अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो बैंकों का क्या ऑब्लिगेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस में डिटेल में समझेंगे इस वाले चैप्टर में। तो पहला आपका हेडिंग है मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंस ऑफ टेररिज्म रिस्क। तो देख लीजिए यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द ओरिजिन ऑफ फंड जनरेटेड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रोसेस को बोलेंगे जहां पे पैसा जनरेट होगा क्रिमिनल एक्टिविटीज से। क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? जैसे ड्रग ट्रैफिक, कोई जो ड्रग्स होती है उसका ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, गन का स्मगलिंग किया जा रहा है, करप्शन, इस तरह की कोई भी चीज है, उस तरह की चीजों से कोई करप्शन किया, कोई स्मगलिंग किया, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग किया, तो उनसे जो पैसा जनरेट हुआ उस पैसे का जो ओरिजिन है, जो इन चीजों से जो जनरेट हुआ है, इस कंसील, तो ये छिपाया जाता है कि कहाँ से पैसे को जनरेट हुआ है। एंड दीज फंड्स आर इन्फ्यूज इनटू फाइनेंशियल सिस्टम अपीयरिंग एज इट दीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेटेड सोर्स। यानी गलत तरीके से पैसे को कमाया गया है और उसको ऐसा दिखाया जाता है कि लेजिटिमेट मतलब सही सोर्स, सही तरह से पैसा कमाया, और इसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में यानी बैंकों में पैसे को जमा कराया जाता है, वही है मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफन सच फंड आर डिप्लॉयड इन लीगल एक्टिविटीज और लेजिटिमेट असेट्स। तो ये जो पैसा है इनको कहाँ पे लगाया जाता है? इन पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है? लीगल एक्टिविटीज या लेजिटिमेट असेट्स, जो सही असेट्स है या कोई लीगल चीज आप कर रहे हो वहां पे इस पैसे को लगाया जा रहा है। फिर बाद में इसको इस्तेमाल किया जाएगा गलत एक्टिविटीज के लिए। तो मतलब गलत तरह से पैसे को कमाया है और उसको इस तरह से दिखा रहा है कि इसको हमने सही या लीगल सोर्स से कमाया, और उसको फिर बाद में इन्वेस्ट किया जा रहा है लीगल ऐसी जगह पे, और बाद में चाहे तो उसको इलीगल पर्पज के लिए कहीं और भी उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नीचे आता है करप्शन, टैक्स एवजन। करप्शन किया या टैक्स से आप
टैक्स चोरी की या और भी कोई फाइनेंशियल आपने क्राइम्स किए कोई पोंजी स्कीम के तहत, या साइबर क्राइम का मतलब क्या हो रहा है, ऑनलाइन कई सारे क्राइम होते हैं नेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, वो सब उसमें आ जाएगा। आर क्लोजली कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सारे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। फंड फ्रॉम दिस क्राइम, तो इन क्राइम से कोई साइबर क्राइम किया, कोई करप्शन किया, तो इन सभी क्राइम से जो पैसा इकट्ठा होता है नाउ फॉर्म अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग फंड, तो ये सभी जो पैसा है वो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग फंड बोला जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम नाउ कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स है, फाइनेंशियल क्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से जमा किया हुआ, तो उस पैसे को जो है बाद में कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंस सो फाइनेंशियल क्राइम नाउ कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो जो फाइनेंशियल क्राइम है वो जो फाइनेंशियल आप यूज करके फाइनेंस की टर्म में फाइनेंस की हेल्प से आप जो क्राइम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रिमिनल एक्टिविटी का एक मेजर पार्ट है। तो दो हो गया, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, फिर सेकेंड हमारा आ गया ये आपका फाइनेंशियल क्राइम जिसको शॉर्ट में एफसी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तीसरा कंपोनेंट आपका आता है ट्रेड का, वो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। विद द ग्रोथ ऑफ सेवरल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या है कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, चाहे वो आप बड़ी बोल लीजिए या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हैज एज्यूम लार्जर प्रोपोर्शंस, तो इसलिए क्या हो रहा है कि इस पैसे को टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टेररिस्ट फाइनेंस हैज डेवलप लिंकेज विद मनी लॉन्ड्रिंग एज फॉर बोथ पर्पस सिमिलर मॉडलिटीज आर यूज्ड, तो ये जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है लिंक रहता है आपका टेररिस्ट फाइनेंस के लिए, ठीक है, तो टेररिस्ट को फाइनेंस किया जाएगा, तो ये सभी चीजें आती है। तो यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेररिस्ट फाइनेंस है और आपका फाइनेंशियल क्राइम है, तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और यहाँ पे एक और बात बोली कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? एफएटीएफ है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको सेटअप किया गया था, क्यों? क्योंकि ये मेजर्स लेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेसेस हैं या जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के बिजनेसेस हैं या जो प्रोफेशंस है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोके, प्रिवेंट करे, तो उसके लिए जो है रिकमेंडेशंस देता है कौन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये कुछ रिकमेंडेशंस देगा जिससे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो कम्बेटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोक सको, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोकोगे तो फिर आप जो फाइनेंशियल का जो टेररिज्म को जो फाइनेंस कर रहा है उसको भी कॉम्बेट यानी उसको भी आप रोक पाओगे। और एंड दीज आर नोन एज एफएटीएफ स्टैंडर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टैंडर्ड 2012। तो इस स्टैंडर्ड में किसके बारे में बात की है? इसमें बात की है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और कैसे आप जो टेररिस्ट फाइनेंस है उसको आप रोक सके, तो इन दोनों की बातें इसमें की गई है। और यहाँ पे एक लाइन और है आपका ओसीजी। ओसीजी मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, तो ये जो क्रिमिनल्स हो गए उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक एक्सपेक्ट ये भी है कि जो क्रिमिनल्स है उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप बनाया है। और प्रोफेशनल मनी लॉन्डर, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम है उनका भी एक प्रोफेशनल है, मतलब प्रोफेशनल लोग ये काम करते हैं, उनका प्रोफेशन है मनी लॉन्ड्रिंग, तो इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं। तो ये जो आपके ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स हैं और जो प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, ये टुगेदर ये एक साथ मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं और जो फंड जनरेट होगा उन एक्टिविटीज तो उसको लॉन्ड्री का काम करते हैं। लॉन्ड्री मतलब हो गया कि गलत तरीके से पैसे को जमा किया और उसको दिखाएंगे जैसे कि हमने ये सही काम करके पैसा को जमा किया, ठीक है, फिर गलत तरह से पैसा जमा किया और उसको फिर वो गलत एक्टिविटीज में, टेररिस्ट फाइनेंस में, इस तरह की जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मेन हो गया। तो इस इंट्रोडक्शन में आपने क्या देखा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आपने डेफिनेशन देखा, तो वो वही है कि गलत तरह से पैसे को कमाना और उसको ऐसा दिखाना कि आपने एक सही सोर्स, लेजिटिमेट सोर्स से पैसे को कमाया, तो ये वही होता है। और गलत तरीके से क्या क्या हो सकता है, कोई क्राइम हो गया, कोई जैसे ट्रैफिक, कोई स्मगलिंग किया, करप्शन किया, तो इन सभी चीज़ों से पैसे को कमाना ये गलत तरीका इसमें हो जाएगा। तो इसमें फाइनेंशियल क्राइम की बात की है, तो फाइनेंशियल क्राइम क्या है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का एक मेन कंपोनेंट है। तीसरा इसमें आता है टेररिस्ट फाइनेंस। तो टेररिस्ट फाइनेंस का मतलब क्या है कि जो पैसा है टेररिस्ट को फाइनेंस करने से, टेररिस्ट है उनको बंदूक ये सारी चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो कहाँ से? वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है पैसे को इस्तेमाल करते हैं गलत सोर्स से, और फिर बाद में उसको गलत जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंस और ये जो आपका एफसी है, एफसी क्या हो गया हमारा? फाइनेंशियल क्राइम, तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स भी होते हैं और प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर होते हैं, ये आपस में जुड़ के अपना नेटवर्क बना के अपना काम अच्छे से करते हैं, जो कि सोसाइटी को बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बोला है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो ये ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम करती, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। कौन? एफएटीएफ। तो ये रिकमेंडेशन जारी करती है कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, जिसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, और कैसे हम ये जो टेररिज्म की फाइनेंस है उसको रोक सके, जिसको बोलते हैं कॉम्बेटिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। तो सीएफटी और एएमएल की गाइडलाइंस बताई गई किसमें? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, और 2012 स्टैंडर्ड में इसके बारे में बात की गई है।
स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या इसके स्टेजेस है, ये पूछा भी जाता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट आपका टर्म है जो हम पढ़ रहे हैं। तो 3 स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। पहला है प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होगा, इन दिस स्टेज द फंड फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। तो गलत काम, गलत एक्टिविटीज से, क्रिमिनल एक्टिविटीज से आपने पैसे को कमाया और उसको आप फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये काम, टिपिकली दिस इज डन थ्रू डिपॉजिट इन मल्टीपल बैंक अकाउंट। तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुलवा लेंगे और उसमें पैसे को डिपॉजिट करेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए 1 करोड़ का अमाउंट है, तो एक ही अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो शक हो जाएगा। तो कई सारे लोगों को कमीशन देके भी ऐसे करते हैं, उनके नकली अकाउंट खुलवा लेते हैं। मतलब अकाउंट तो असली होगा पर उसमें पैसा उनका नहीं होगा, उसमें जो क्रिमिनल होंगे उनका पैसा उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। तो बहुत सारे अकाउंट खुलवा कर उसमें पैसा डिपॉजिट किया जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा प्लेसमेंट। दूसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग नेक्स्ट स्टेज है। तो फंड आर पास थ्रू न्यूमेरिस, तो वो जो बहुत सारे अकाउंट में पैसा जमा किया तो अलग अलग ट्रांजेक्शन की जाएगी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन की जाएगी। उसका पर्पस क्या है कि इतनी सारी ट्रांजेक्शन, तो इससे कई सारी लेयर्स बन जाती है। तो मान लीजिए ऐसे 100 अकाउंट्स है तो उनका आपस में पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया, तो बाद में पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ से एग्जैक्टली पैसा है। तो लेयरिंग क्रिएट की जाती है, इसीलिए इसका नाम भी है लेयरिंग। दिस हेल्प्स इन हाइडिंग द सोर्स ऑफ दिस फंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा पता लगाना इजी रहता है। पर अगर बहुत सारा पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो इतने सारे अकाउंट को ट्रेसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों में जेन्युइन लोग भी है, मतलब कई सारे जेन्युइन लोगों का भी खाता होता है और कई सारे जो 100 मान लीजिए इन्होंने गलत तरह से अकाउंट, गलत पर्पस के लिए अकाउंट को इस्तेमाल किया। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन से जेन्युइन कस्टमर और कौन से जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस वाले कस्टमर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लेयरिंग दूसरा स्टेज आ गया। इंटीग्रेशन लास्ट है। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग द फंड लेइंग इनटू मल्टीपल अकाउंट। अब लास्ट क्या है कि मान लीजिए 100 आपने खाते खुलवाए लोगों के, उस पैसे को ट्रांसफर करना है इन वन और फ्यू अकाउंट्स एंड देन डिप्लॉयड फॉर इन्वेस्टिंग इन सम लीगल बिजनेस। तो जो 100 लोगों के खाते थे और उसमें आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन कराई, लेयरिंग स्टेज में, इंटीग्रेशन में क्या करोगे कि जो बैलेंस है फाइनली उसको क्या किया जाएगा, उसको किसी एक अकाउंट में या कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। और उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कोई लीगल बिजनेस आपने खोल लिया या कोई असेट खरीद लिया, कोई घर या कोई बड़ी असेट आपने ले ली, तो वहां पे उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने जमा किया था, क्रिमिनल एक्टिविटी से आपने आपको पैसा मिला था और उस पैसे को आपने एक लीगल असेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्लैक मनी, गलत तरह से जमा किए हुए पैसे को आप एक अच्छे लीगल सोर्स में दिखा रहे हैं, तो वो हो गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग। ये 3 स्टेजेस पूछ रहे थे, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में लेयरिंग कई बार पूछते हैं और इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट। तो ये 3 स्टेजेस आप बिल्कुल इसको याद रख लीजिए। प्लेसमेंट मतलब जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी से जो पैसा है उसको अलग अलग अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। लेयरिंग में क्या होगा, उन अलग अलग अकाउंट की कई सारी ट्रांजेक्शन की जाएगी, न्यूमेरियस ट्रांजेक्शन, ताकि बाद में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि सोर्स ऑफ फंड एग्जैक्टली, मतलब शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ से हुई थी। और लास्ट है इंटीग्रेशन। ये लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग अकाउंट्स में पैसा है उसको कुछ अकाउंट्स में या एक या दो अकाउंट में, कुछ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और फिर बाद में उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा किसी लीगल बिजनेस में और या फिर कोई असेट को एक्वायर करने में। तो ये 3 स्टेज हो गए हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो मनी लॉन्ड्रिंग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो फाइनेंस किया जाता है टेररिज्म, तो वो कौन कौन से स्टेजेस में होता है। तो अगर जो आपने देखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है काम करती है, ठीक है। तो उनको जो फाइनेंसिंग है 4 स्टेजेस में की जाती है। तो आपका ABCD 4 स्टेजेस में उनको फाइनेंस किया जाता है। पहला आएगा रेजिंग, दूसरा आएगा मूविंग, तीसरा आएगा स्टोरिंग और चौथा आ जाएगा यूजिंग। तो रेजिंग जो कि पहला स्टेज है, इसमें क्या होगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोर्स फंड फ्रॉम देयर, तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके बहुत सारे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो जो उनके सिंपैथाइजर है, चाहे वो इंडिविजुअल आप बोल लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से उस पैसे को जमा करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है समटाइम्स, जो टेररिस्ट आउटफिट है वो क्या करता है, अपना खुद भी कोई अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको इनकम वहां से जनरेट होती रहे। कोई लीगल या क्रिमिनल बिजनेस आप मान लीजिए, तो वहां से भी उनको पैसा मिलता है। तो कई सारे उनके सिंपैथाइजर है जो उनको सपोर्ट करते हैं। इंडिविजुअल भी बोल लीजिए, ग्रुप भी बोल लीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उनको सपोर्ट करती है। दूसरा, इन्होंने भी अपना कोई बिजनेस खोला होता है जहां से उनको पैसा मिलता है। और फिर चैनलाइजिंग फंड फ्रॉम बोथ सच सोर्सेज। तो यहाँ के सोर्स जो कि लोगों उनको फंडिंग कर रहे हैं और एक वो जो उन्होंने कोई अपना बिजनेस खोला है, तो दोनों ही सोर्स के पैसे को क्या है, इस तरह से लगाया जाता है कि अ, बाद में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि कैसे इसको कलेक्ट किया गया। तो रेजिंग वही स्टेज है। तो इसमें मतलब सही तरह से भी पैसा कमा रहे हैं या कोई लीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उन सभी पैसे को एक जगह पे क्या किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है। और इस तरह से किया जाता है कि बाद में ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि आखिर आखिर ये जो पैसा है ये आया कहाँ से। तो ये इसमें पहला स्टेज हो गया। मतलब बाद में पर्पस पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए कि किस पर्पस के लिए इस पैसे को इकट्ठा किया गया, तो वो पर्पस किसी को नहीं पता लगता। इस तरह से इसको चैनलाइज किया जाता है। तो पहला हो गया रेजिंग, दूसरा आएगा मूविंग।
सो कंट्रीब्यूटेड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लोकेटेड एनीवेयर नॉट ओनली इन होम कंट्री। तो जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिस कंट्री में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसी कंट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। सो दिस फंड आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी मूव टू द प्लेस ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो मान लीजिए कोई कंट्री ए है, वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वो पैसा है उसको किसी बी कंट्री के वहां से इसको मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ इस पैसे को लेके जाना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट की, ये ए कंट्री में। तो इस बी से ए को लेके जाना उसको बोला जाता है मूविंग। तो मूविंग में क्या बोला है कि वो कहीं पे भी लोकेट हो सकते हो, तो वहां पे जो पैसा इकट्ठा हुआ है बी कंट्री से उसको ए पे लाना, ये इसका दूसरा स्टेज हो जाएगा मूविंग। तीसरा आएगा स्टोरिंग। तो स्टोरिंग में क्या हो जाएगा कि जो फंड रेजिंग की है मे बी डिप्लॉयड फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द रेगुलर एक्टिविटीज फॉर रनिंग द आउटपुट विद अ गैप ऑफ टाइम। तो मतलब ये जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है इसका मतलब नहीं कि सारा पैसा एक ही दिन में खर्च हो जाए, ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं जो भी वो गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो गैप ऑफ टाइम में होता है, और आप बोल सकते हैं स्प्रेड ओवर टाइम। तो उनका मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, ये ऑनगोइंग या रेगुलर एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, और साथ में जब उनको कुछ एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो इसलिए पैसे को स्टोर करके भी उनको रखना पड़ता है। दीज आर पार्क्ड इन द इंटीरियम इन द बैंक अकाउंट और एनी अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करते हैं, इस पैसे को बैंकों में गलत नाम से, फेक आईडी के नाम से इस तरह से जो है स्टोर करके रखते हैं। तो ये तीसरा आ जाएगा स्टोरिंग। लास्ट आता है यूजिंग। फाइनली द रेज फंड आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द टेररिज्म एक्ट। और लास्ट में क्या करते हैं कि अब उनको एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो उस पर्पस के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, जो भी उनका टेररिज्म एक्ट है या अलग अलग उसके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो भी उसकी एक्टिविटीज है, उस पर्पस के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा, उसको बोला जाएगा यूजिंग। तो इन चार स्टेजेस में जो है टेररिज्म की फाइनेंसिंग की जाती है। तो चार स्टेज कौन से, रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग, यूजिंग। तो रेजिंग में क्या, उनके कई सारे सपोर्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या इनका भी कोई लीगल या इलीगल बिजनेस ये करता है, तो उन सभी से इनको पैसा मिलता है, तो उन सभी पैसे को चैनलाइज करते हैं, और बाद में ये लगाना पर्पस पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही क्लैंडस्टाइन मैनर में करते हैं, मतलब किस पर्पस से इस पैसे को कलेक्ट किया गया था वो नहीं पता लग पाता। मूविंग, तो इनके सपोर्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो ये जिस कंट्री से, मान लीजिए बी कंट्री से पैसा आया और उसको ए में इनका जो है टेररिज्म एक्टिविटी चल रही है, तो वहां से यहाँ पे लाना कैसे भी बैंकों के थ्रू कैसे भी ये होता है, तो उसको बोलते हैं मूविंग। स्टोरिंग मतलब इनको जो ए कंट्री में ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने चला रखा है, पर उनको सारा पैसा एक बार में नहीं चाहिए, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए पैसे को वो अकाउंट में, बैंकों के अकाउंट में, फेक आईडी, गलत अकाउंट में फेक आईडी के नाम से ये लोग पैसे को स्टोर करते हैं, तो वो जगह स्टोरिंग। यूजिंग लास्ट स्टेज है, इसमें उस पैसे को फाइनली वो इस्तेमाल करेंगे जिस पर्पज के लिए उन्होंने उसको जमा किया था। नेक्स्ट हेडिंग आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा रहा है, तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम पीएमएल बोल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, पहला है टू प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। तो जो क्रिमिनल्स है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, बैंक, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, तो बैंकों को वो अपनी गलत एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल ना कर पाए, तो उसको रोकना पहला इसका पर्पस है। दूसरा, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज ये ना कर पाए, उसको रोकना, दूसरा इसका पर्पस है। तीसरा, टू सेफ गार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइम। तो फाइनेंशियल क्राइम क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्प से ये क्राइम कर रहे हैं, तो उस तरह से हमारे सोसाइटी को सेव करना, इकोनॉमी को सेव करना। लास्ट क्या है, टू प्रिवेंट टेररिज्म फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्स। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो है, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या हो गया कि पैसा ये सब चाहिए होता है टेररिस्ट को, तो बैंकों की हेल्प से वो ऐसा कर पाते, तो उनको प्रिवेंट करना टेररिस्ट को कि वो फाइनेंशियल रिसोर्स ये सब चीजें उनको ना मिल पाए, क्योंकि बैंक अगर उनके फंडिंग को स्टॉप कर देंगे या बैंकों की हेल्प से वो फंडिंग को स्टोर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चार है पर्पस जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो ये चार ऑब्जेक्टिव ऐसे थे क्या, बस यही था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज के लिए क्रिमिनल बैंकों को ना इस्तेमाल कर पाए और क्रिमिनल एक्टिविटीज को सोसाइटी में ना फैला पाए। तीसरा, इकोनॉमी को जो फाइनेंशियल क्राइम है उससे सेव कर पाए। और लास्ट है कि जो टेररिस्ट है उनको रोक पाए कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको मिल पाए, गेन हो पा रहा है उनको बैंकों की हेल्प से, तो उसको स्टॉप करना। नेक्स्ट हेडिंग आता है एएमएल फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो बेस्ड ऑन एफएटीएफ रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसके बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने यहाँ देखा था ऊपर। तो हमने तब बोला था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कौन सी है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब ये रिकमेंडेशन देती है कंट्री को कि कैसे आप ये टेररिस्ट फाइनेंस को या मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाओगे, तो उसके बारे में ये गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन देती है।
ठीक है। तो इसी के रिकमेंडेशन पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसी के रिकमेंडेशन पे उसी के कहने पे उसके रिकमेंडेशन पे इंडिया में जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया गया, वाज इनेक्टेड अंडर विच, और जिसमें क्या था कि फी ऑब्लिगेशंस जो है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है या कुछ नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस है तो उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस थी। ऑब्लिगेशन मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको पूरा करना है। दीज एंटिटीज इन फाइनेंशियल सेक्टर और जो बिजनेसेस इन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, इन एंटिटीज को बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन होंगे? बैंक या नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस जिनको जिनकी हेल्प से जो है क्रिमिनल टेररिस्ट जो है जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर्पज के लिए, तो उनको बोला जाता है रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज क्यों? क्योंकि इनको रिपोर्ट करना है मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कुछ एक्टिविटी इनके थ्रू हो रहा है तो उनको बोला जाता है आरई रिपोर्टिंग एंटिटीज। और इसके बाद बोला है कि जो लीगल प्रोविजंस क्या है रिपोर्टिंग एंटिटीज के, तो इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में सारा कुछ ये बताया हुआ है। और बिसाइड स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क हैज आल्सो बीन पुट इन प्लेस फॉर डीलिंग विद मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स। तो और भी कई सारी चीजें जो है फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूशंस जो है लगाए गए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इससे डील कर सके। तो इसमें पहला है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUINT। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसको सेटअप किया गया क्यों? फॉर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम सर्टेन बिजनेसेस इंक्लूडिंग बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है बैंकों के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो उनको ये रिसीव करते हैं, उनकी उनसे जो है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। FIU इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है ये सुपरवाइजरी पावर है, मतलब ये सुपरवाइज भी करता है क्यों? जो बिजनेस या जो एंटिटीज हैं दैट आर सब्जेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये क्या करते हैं? बिजनेस और एंटिटीज को सुपरवाइज भी करते हैं। तो यानी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक बोल लीजिए, उन सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। दूसरा आता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी। तो ईडी क्या है? इन्वेस्टिगेशंस करेगी, और ये प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है किस पर्पस के लिए? कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम होगा तो ईडी जो होगा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। और ईडी को पावर दी गई है कि वो असेट्स जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से है तो उनको अटैच कर सके, उन एसेट्स को ट्रैक कर सके। तो ये सारी पावर किसको दी गई है? ईडी को दी गई है। तीसरा आता है स्पेशल कोर्ट्स। तो स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, तो जो भी केस मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग चलता है तो वो स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो कोर्ट उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो इस पर्पज के लिए फास्ट, इस तरह के जहाँ पे फास्ट डिसीजन हो जाए तो उस तरह के स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। तो इसमें जो एडजुकेटिंग अथॉरिटीज होता है उनके पास पावर होता है टू फ्रीज द असेट्स एंड इवन कन्फिस्केट द असेट प्रूफ टू बी। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो असेट्स हुए उनको फ्रीज करना, मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना, उनको जब्त कर लेना, तो इन सभी का राइट इन स्पेशल कोर्ट्स के पास रहता है। लास्ट आता है द रेगुलेशंस ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इशू ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के जो रेगुलेटर्स हैं तो वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देते रहते हैं बिजनेसेस को कि कैसे अपने ऑब्लिगेशंस जो उनको पीएमएलए एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी उनको ऑब्लिगेशंस है उनको कैसे पूरा करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो ये चार हमारे यहाँ पे मेन हो गए। तो चार कौन था? AML के फ्रेमवर्क में क्या था? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे इंडिया में 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, और इसमें रिपोर्टिंग एंटिटीज बताई गई कि उनको रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्टिंग एंटिटीज कौन सी थी? बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर या कुछ नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस, तो वो हमारा रिपोर्टिंग एंटिटीज हो गया। तो ये कौन कौन से इसमें कौन कौन इसमें होगा? एक तो होगा इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, INT। तो इनका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन रिसीव करना बैंकों से, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। दूसरा ईडी, इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। तीसरा स्पेशल कोर्स, इनका काम है पूरा ये स्पेशली जो केस चल रहा होगा मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम के रिगार्डिंग, तो उन्हीं केस को ये देखेंगे। और इनके पास ये भी पावर होता है कि कोई असेट्स जो कि पता लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बनाया गया है तो उसको वो कन्फिस्केट यानी जब्त ये सब कर लेंगे। लास्ट आता है अलग अलग बिजनेसेस के जो है रेगुलेटर्स होते हैं, और उनको जो भी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है उसका रेगुलेशन करते हैं। कौन सी ऑब्लिगेशन? इन बिजनेसेस की ऑब्लिगेशंस की वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके, उसके रिगार्डिंग ये सब देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको कहाँ डिफाइन किया गया है? इसके सेक्शन 3 में इसकी बात की गई है। ये वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें ये पूछ सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ पे? 2002 में इसको बनाया था ना, FATF के कहने पे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो जो 2002 में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बनाया गया था हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कहने पे, उसके रिकमेंडेशंस पे, तो उसके सेक्शन 3 में बात की गई है कि क्या जो ऑफेंस क्या होगा, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में जो है ऑफेंस उसको कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें बोला है हु सो एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू इंडल्ज और नॉनली असिस्ट और नोइंग ए पार्टी और अटैच। तो मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर लिंक्ड होगा किसी भी
प्रोसीड्स में जो कि क्राइम से रिगार्डिंग होगा, जैसे कि एक्विजिशंस और यूज और क्लेमिंग इट्स अनटेन प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी। मतलब जो भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनल के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसके रिगार्डिंग अगर लिंक्ड होगा, या फिर उसके पास कोई चीज हो, कोई पोजेशंस है, कोई भी एक्विजिशंस है, कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करके बनाई है या उसके रिगार्डिंग उसको पैसा मिला है, तो वो सभी जो पर्सन है वो ऑफेंडर माने जाएंगे। फिर सेक्शन 45 के इस एक्ट में बात की गई है कि जितने भी ऑफेंडर्स होंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उनका जो भी ऑफेंड है वो उसको कॉग्निजेबल माना जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब होता है बिना कोर्ट के, बिना वारंट के उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। तो पुलिस को इतनी पावर देगी, वो जाके सीधे ही जो है उनको अरेस्ट कर सकते हैं। या नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसमें बेल नहीं की जाती, तो दोनों ही जो है जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी ऑफेंडर्स पाए जाएंगे तो उनको कॉग्निजेबल मतलब बिना कोर्ट के, बिना वारंट के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस जाकर सीधे उनको अरेस्ट कर सकती है, और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसमें उनको बेल भी नहीं दी जाएगी। तो ये सेक्शन 45 में बात की गई। उसके सेक्शन 4 में एक और बात की गई है, इसमें पनिशमेंट की बात की कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करेगा तो उसको बहुत ही रिगरस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, और वो कितना होगा 3 to 7 ईयर्स। तो 37 ईयर, यानी 37 ये याद रखने का टर्म है, और 3 ईयर्स मिनिमम, 7 ईयर्स। और इन केस कनेक्टेड विद ऑफेंस अंडर, जैसे ड्रग्स होता है ना, ड्रग्स या नार्कोटिक ड्रग्स, तो अगर ड्रग्स के रिगार्डिंग कोई केस होगा तो उस केस में जो आपको इम्प्रिजमेंट है वो 10 ईयर्स तक का भी हो सकता है। तो नार्कोटिक ड्रग्स या इस तरह के जो कुछ और सब्सटेंसेस जैसे देखिए साइकोट्रॉपिक, तो इस तरह के नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक इस तरह के सब्सटेंस वाले जो होंगे, इस तरह की चीजों में जो डील करेंगे उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितनी इसमें सजा दी जाएगी, कितना इम्प्रिजमेंट होगा। तो 3 to 7 ईयर्स होगा नॉर्मल, और ड्रग्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होगा तो उस केस में 10 ईयर्स तक का होगा। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क परसेप्शन। तो इसमें आता है कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डिजाइन टू प्रोवाइड क्विक एंड कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मोड्स फॉर डीलिंग विद फंड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए गए हैं, उनके अलग अलग पर्पस है कि कन्वीनियंट और इजी या इफिशिएंट वे में जो कस्टमर जो है ट्रांजेक्शन कर सके। दीज आर अब्यूज बाय क्रिमिनल, और इसी चीज का जो है क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए। एंड फाइनेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जो सुविधाएं नॉर्मल कस्टमर को दी गई उन्हीं सुविधाओं का इस्तेमाल टेररिस्ट करते हैं अपने गलत पर्पस के लिए। ठीक है, टेररिज्म फैलाने के लिए, और बाय डिस्गाइजिंग और मिस रिप्रेजेंट देयर ट्रू। तो वो फेक आइडेंटिटी, फेक प्रोफाइल बना के, गलत आईडी बना के अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और फिर जो ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट इस तरह की सुविधाएं दी जाती है तो उसके तहत वो क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को, फाइनेंस और टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव है, सैलरी एग्जीक्यूटिव, उसने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, और वो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसको वो इस्तेमाल करेगा अपनी जो रेगुलर जो भी उसको इनफ्लो या आउटफ्लो मिलेगा फंड का उसके रिगार्डिंग। ठीक है, रिलेटेड टू हर लाइवलीहुड और लिविंग नीड्स। तो जो भी उसका सैलरी उसमें कन्वर्ट होगा तो उसको अपने जो डेली खर्चों के लिए उसको इनफ्लो आउटफ्लो होगा उस अकाउंट्स में से। अब क्रिमिनल जो है वो क्या करेगा, कोई गैम्बल का रैकेट चला रहा है तो उस केस में वो भी अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लेगा, और वो क्या इस्तेमाल करेगा, उसको जो भी उसने बैटिंग ये सब गैम्बलिंग जो एक्टिविटीज की, बैटिंग है गैम्बलिंग, तो उससे उसको जो पैसा मिला उस पैसे के लिए, उस पर्पस को, उस अकाउंट को जो है इस्तेमाल करेगा। सो द क्रिमिनल पॉजेज एज ए फ्रीलांसर फोटोग्राफर टू डिस्गाइज द इनफ्लो एज अर्निंग फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल है वो ये भी दिखा सकता है कि वो एक फोटोग्राफर है। ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है वो नहीं बताएगा कि गैम्बलिंग है कुछ और एक्टिव, वो अपना आपको एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर दिखा सकता है, तो वो अपनी एग्जैक्ट आइडेंटिटी को छुपा रहा है कि कहाँ से उसको ये पैसा मिल रहा है। वो गलत एक्टिविटीज कर रहा है, वो कोई अपना रैकेट चला रहा है गैम्बलिंग का, तो वो नहीं बताएगा, वो गलत तरह से अपने आप को डिस्गाइज करेगा। तो इस तरह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है क्रिमिनल्स के द्वारा। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेररिज्म इज रिस्क इज द कस्टमर। ठीक है, तो मेन आपका कस्टमर उसका सोर्स हो सकता है। दे आर अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो क्या क्या चीजें उसको अफेक्ट कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैंक, कौन सी कंट्री में बैंक है, प्लेस ऑफ बैंक ब्रांच, बैंक की कौन सी ब्रांच है, प्लेस विद विच द ट्रांजेक्शन इज कनेक्टेड, तो कौन सी जगह पे वो ट्रांजेक्शन की जा रही है, नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, तो कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन और कौन सी वाली वो ट्रांजेक्शन है। तो ये सारी चीजें जो उसको अफेक्ट करती है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो रिस्क परसेप्शन कैसे होता है, एक आदमी जिसने नॉर्मल अपना सेविंग बैंक खुलवाया, सैलरी पर्सन है, तो उस पैसे में उसके अकाउंट में इनफ्लो आउटफ्लो होगा पैसे का, जो उसकी डेली के जो लाइवलीहुड है, जो उसकी लिविंग नीड्स है उसके रिगार्डिंग। लेकिन कोई पर्सन जो अपने आपको अपने रियल आइडेंटिटी नहीं बताएगा, उसका कोई रैकेट चल रहा होगा गैम्बलिंग, और वो भी एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाएगा और वो दिखाएगा कि मैं एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर हूँ, वहां से मुझे पैसा मिल रहा है, पर रियलिटी में वो गलत काम एक्टिविटी से पैसे को कमा रहा है। तो इसमें बोला है कि जो प्राइमरी सोर्स है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का या फाइनेंशियल टेररिज्म रिस्क का, तो वो हमारा कस्टमर है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सा कस्टमर जेन्यून है और कौन सा कस्टमर गलत पर्पस के लिए इस अकाउंट को खुलवाया है। तो कई चीज़ों को ये अफेक्ट करता है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंट्री में जो है बैंक है, कौन सी ब्रांच है, किस तरह की ट्रांजेक्शन की जा रही है, कौन सा कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती है।
फिर बोला है मेजर्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क। तो क्या क्या किए जा सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को कम करने के लिए? पहला इसमें बोला है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो बैंक अगर चाहता है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कि इस मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंस टेररिज्म, इस रिस्क को कम किया जाए तो उसको क्या क्या करने चाहिए, ये सारे पर्पसेस उसको लेने चाहिए। पहला, टू नो या अंडरस्टैंड द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल डीलिंग बेटर। तो अपने कस्टमर को और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको बेटर तरह से उसको समझना चाहिए। दूसरा है कि टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज टू एफआई। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में हमने बात की थी कि इसको सेटअप किया गया है, ये जो भी बैंकों की जो ट्रांजेक्शन है वो उसको सब चेक करती है। तो डिटेक्ट करना और रिपोर्ट करना, जो भी अगर आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है किसी के अकाउंट में कस्टमर के, तो वो सारा डिटेक्ट करना और उसको रिपोर्ट करना एफआईयू इंडिया को, आईएनडी। तीसरा है टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो हमारी रेगुलेटर ने कई सारी गाइडलाइंस दी, कई लॉ के तहत हमें जो चीजें हैं वो पूरी करना, उसको कंप्लाई करना। लास्ट और चौथा है टू एटिकली ट्रेन द स्टाफ इन केवाईसी एमएल प्रोसेस। बैंकों में भी आपने देखा होगा आपके केवाईसी एमएल के ऊपर आपके क्विजेस होते हैं जो कि आपको पूरे करने होते हैं। तो वो इसी पर्पस के लिए है कि जो स्टाफ है, जो नॉर्मल स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे केवाईसी और एमएल को कैसे जो स्टाफ है उसको कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उनको प्रॉपर इसके बारे में ट्रेनिंग देना। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर क्रिमिनल्स। तो आप इतने सारे अगर मेजर्स करते हो तो क्रिमिनल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा टू अब्यूज बैंक। तो वो बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा, बैंकों के द्वारा। सो इससे जो होगा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग जो रिस्क है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स को मालूम है कि वो पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए वो जो बैंक जो कि विजिलेंट बैंक होंगे उनको वो अवॉइड करेंगे अपने टेररिस्ट फाइनेंस पर्पस के लिए। ठीक है, तो यही है कि कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या मेजर्स लोगे। तो इनमें किस किस मेजर्स की बात की गई है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहले आपको कस्टमर को समझना है, उसकी फाइनेंशियल डीलिंग को समझना है। ठीक है, कैसा कस्टमर है, मान लीजिए बहुत सिंपल है जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, अचानक से बहुत हाई अमाउंट का उसमें ट्रांजेक्शन है, तो वो आपके लिए कैचिंग पॉइंट है। ये सब आपको देखना है। कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज अगर आपको लग रही है तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया उसको रिपोर्ट करना है। तीसरा, जो भी लॉज और जो हमें रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी है आरबीआई ने, तो उसका हमें पूरा पालन करना है, उसको पूरा कंप्लाई करना। और लास्ट है कि जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, केवाईसी को लेकर जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि किस तरह से जो है उनको मालूम होना चाहिए कि केवाईसी एमएल प्रोसेस हमारे बैंक पे कैसे काम करता है। तो अगर हम ये सभी चीजें करेंगे तो जो क्रिमिनल है वो बैंकों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने गलत पर्पस के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका नो योर कस्टमर पॉलिसी। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो पहले क्या था, अभी तुम्हारा नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस आया, आरबीआई ने 2002 में जारी किया। ठीक है, केवाईसी। तो 2002 में केवाईसी गाइडलाइंस आया, तो उससे पहले क्या होता था कि आपको मालूम भी होगा कि पहले अगर आपको बैंकों में खाता खुलवाना होता था तो ऑलरेडी कोई कस्टमर है उससे आपको लिखवाना पड़ता था कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। ठीक है, तो उसमें वही बोला है कि पहले का प्रैक्टिस क्या था कि हमें इंट्रोडक्शन लेना पड़ता था फॉर अ न्यू कस्टमर्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडिंग एंड फॉर सर्टेन पीरियड्स और फ्रॉम ए स्टाफ मेंबर हु नो द कस्टमर प्रॉपर्ली। तो पहले या तो कोई स्टाफ जो कि कस्टमर को जानता हो या ऑलरेडी पुराना कस्टमर जो कि नए कस्टमर को जानता हो, तो एक इंट्रोडक्शन का उसमें जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन रहता था कि हाँ ये इसको जानता है, तो उसके बाद ही आप खाता खुलवा सकते थे। पहले ऐसा था। 2002 में केवाईसी के आने के बाद से चीजें चेंज हुई। तो इस प्रैक्टिस का पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस वाज फॉर गेटिंग प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये था कि बैंकों को प्रोटेक्शन दिया जाए। क्यों? क्योंकि बैंक कलेक्टिव बैंकर का काम कर रहा है, तो बैंकों को प्रोटेक्शन देना। आफ्टर आरबीआई गाइडलाइंस, तो आरबीआई ने फिर बैंकों जो है केवाईसी गाइडलाइंस जारी की गई, नॉट टू ऑब्टेन इंट्रोडक्शन। फिर उसमें जो केवाईसी गाइडलाइंस जारी की गई नई, तो उसमें बोला था कि इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि जॉब के लिए आया है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली में रहता है और अचानक से उसको मुंबई में कहीं जॉब लग गई। अब जॉब के लिए उसको सैलरी अकाउंट खुलवाना है, तो सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो बैंक में जाएगा, तो बैंक बोलेगा अपने इंट्रोडक्शन का कोई लाइए। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, वो कहाँ से ढूंढे किसी को कि जो बोले कि मैं इसको जानता हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी और लोग इतना खाता बैंकों के नहीं ओपन करा पा रहे थे, तो इसीलिए ज्यादा लोगों को जो है बैंकों के खाते खुलवाने के लिए, इन सब के लिए तो केवाईसी गाइडलाइंस में इस तरह से थोड़ा चेंज किया गया। तो अभी इंट्रोडक्शन मैंडेटरी नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा बैंकों में कई बार आपको कुछ बुजुर्ग से कस्टमर मिल जाते हैं, वो पूछते हैं भी आपसे कि क्या अभी भी मेरे को ऐसा खाता खुलवाना है अपने अपने पोतों का, अपने पोते पोते का या किसी का, तो क्या आप मेरे को कोई इंट्रोडक्शन इस तरह का चाहिए? तो फिर आप उसको बोलते हैं नहीं, ये पहले था अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आपको भी केस देखने को मिल जाता है कभी कभार। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव ए केवाईसी पॉलिसी लेट डाउन टू केवाईसी एमएल। तो हर बैंकों की जो है अपनी प्रॉपर केवाईसी पॉलिसी रहती है, और उसमें केवाईसी और आपका एएमएल नॉर्म्स के हिसाब से। तो कस्टमर को किस हिसाब से डिफाइन किया गया केवाईसी नॉर्म्स में? तो इसमें आपका बोला है कस्टमर डेफिनेशंस। तो
सेक्शन 2HA ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें कस्टमर को डिफाइन किया गया है कस्टमर एज क्लाइंट एज फॉलोज। तो इस तरह से डिफाइन किया गया, कस्टमर को क्लाइंट बोला गया, और क्लाइंट मतलब क्लाइंट मीन्स ए पर्सन हु इज एंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटी विद रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कौन हो गया, ये हमने देखा था ना ऊपर, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या कोई एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। एंड इंक्लूड ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु हैज एंगेज इन द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, दूसरे पर्सन को उसने चेक बुक दिया है, तो ये पर्सन जिसका चेक बुक है वो, और जिसके बिहाफ पे उसको मान लीजिए कोई कैश पेमेंट के लिए चेक दे दिया, तो वो जो पर्सन जो चेक लेके जा रहा है वो भी, और जो पर्सन जो जिसका चेक है वो भी, तो दोनों ही जो है कस्टमर माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको डिफाइन किया गया कि वो क्लाइंट होगा। क्लाइंट की डेफिनेशन क्या दी है कि वो बैंक के साथ यानी रिपोर्टिंग एंटिटीज के साथ किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किसी एक्टिविटी में जुड़ा होना चाहिए, या कोई पर्सन जिसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन काम कर रहा है, तो वो भी जो है क्लाइंट इसमें माना जाएगा। फिर बोला है कि दिस ये जो डेफिनेशंस है, इसको आरबीआई ने अपना मास्टर सर्कुलर जारी किया था केवाईसी डायरेक्शन करके 2016। तो इसमें क्या बताया था कि कस्टमर, अ कस्टमर फ्रॉम केवाईसी नॉर्म्स पर्सपेक्टिव डिफरेंट इन द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ कस्टमर। तो इसमें कस्टमर को थोड़ा सा चेंज किया डेफिनेशन, इसमें बोला था इट इंक्लूड नॉट जस्ट द पर्सन इन हुज नेम द डीलिंग आर कैरिड आउट विद द बैंक, बट ऑल्सो दोज हु आर एक्चुअली एक्ट फॉर सच पर्सन। तो जैसे कोई पर्सन जिसने मान लीजिए अपना कोई एजेंट ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, वो एजेंट उसके बिहाफ पे चेक सब लेके जा रहा है, तो इसमें सिर्फ वो पर्सन नहीं जो कि डीलिंग कर रहा है, बल्कि कोई जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उसको भी आप कस्टमर मानोगे। दूसरा बोला है इट कवर नॉट ओनली द एक्चुअल अकाउंट होल्डर बट दोज हैविंग कंटिन्यूअस रिलेशनशिप बट ऑल्सो दोज हु अवेल ऑफ एनी सर्विसेज ऑन। तो इसमें हमारा कस्टमर भी, और कोई हमारे कस्टमर से कोई सर्विसेज, मान लीजिए उसका कोई क्लाइंट है जो कि कोई पेमेंट इन कैश में करवा रहा है, तो वो भी कस्टमर माना जाएगा। तो इस तरह से इसमें केवाईसी को बोला गया। तो हमें केवाईसी सिर्फ अपने कस्टमर की नहीं लेनी, साथ में उसकी भी लेनी जो हमारे कस्टमर से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो भी है, तो उसकी भी हमें केवाईसी प्रॉपर लेनी है। तो आपने देखा होगा कि कोई कस्टमर जैसे मान लीजिए चेक लीव लेके आया, वो उसका नहीं है, वो किसी और का चेक लीव है, पर वो इनकैशमेंट के लिए ट्रांसफर के लिए लाया है, और उसमें हमारे कस्टमर के साइन है। ठीक है, तो साइन तो है, पर जो पर्सन है इसका भी आप केवाईसी, इसका भी आप आधार कार्ड ये सब चेक करते, तो इसी के तहत है कि केवाईसी में सिर्फ अपने कस्टमर का नहीं लेना, जो भी हमारे कस्टमर से लिंक्ड है उसका भी हमें केवाईसी लेना। तो ये जो है केवाईसी के डेफिनेशन 2016 में मास्टर सर्कुलर में आरबीआई ने सब चीजें बोला था। फिर बोला है कि क्या क्या चीजें जो है कौन कौन सी सर्विसेज के लिए जो है केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट बैंक नीड टू इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ पर्संस अवेलिंग वेरियस सर्विसेज। तो अलग अलग लोग जो बैंकों से सर्विसेज लेते हैं, तो उन सभी की जो है केवाईसी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होता है। तो केवाईसी किस किस पर्पस के लिए होता है, ए बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट, कोई एफडी अकाउंट खुलवा रहा है या नॉर्मल बैंक अकाउंट, तो उसका आपको केवाईसी चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटीज, कोई फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज ले रहा है, तो फंड बेस्ड क्या है, जैसे कि कोई लोन ले रहा है नॉर्मल जिसमें आप उसको डिस्बर्स करेंगे, वो जगह फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड जैसे बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये नॉन फंड बेस्ड होता है, जहाँ पे अभी तो आपका फंड पैसा नहीं गया, बट एक तरीके का ये कंटीजेंसी अकाउंट फंड रहता है। मतलब इनकेस अगर आपकी लाइबिलिटी आती है, इनकेस जिसके लिए आपने गारंटी दी और वो डिफॉल्ट हो गया, तब आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए उसको नॉन फंड बेस्ड बोला जाता है। तीसरा रेमिटेंस फैसिलिटी, चाहे आप स्टैंड अलोन बोल लीजिए या मल्टीपल टाइम्स आप बोल लीजिए। स्टैंड अलोन मतलब एक बार ही रिमिटेंस किया, पैसा कहीं भेजना या पैसा आया। मल्टीपल टाइम्स मतलब एक से ज्यादा अगर रिमिटेंस आया, तो उस केस में भी केवाईसी चाहिए। नेक्स्ट आता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आपने देखा होगा, इसमें बैंकों के पास जाकर आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम करते हैं, तो डीमेट अकाउंट के लिए भी आप केवाईसी लेते हैं। नेक्स्ट है पीपीएफ अकाउंट या पेंशन अकाउंट, पेंशन फंड। तो जब आप किसी का पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, तो मिनिमम जैसे 500 के नाम पे रुपीस में आप लोग उसको मिनिमम बैलेंस जो है 500 रुपये साल भर में उसको जमा कराना होता है इस पीपीएफ में, और साल का मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 है। तो ये वाला अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं पीपीएफ या पेंशन फंड अकाउंट, तो भी आप केवाईसी लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि बैंक आजकल अपने तो नॉर्मल सर्विसेज देता है, पर ज्यादा जो उसका फोकस है इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में भी काफी रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का बैंकों को जो है कमीशन बेस इनका इनकम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप बैंकों के थ्रू कर रहे हैं, इंश्योरेंस, तो भी आपका केवाईसी लिया जाएगा। नेक्स्ट सेफ कस्टडी सर्विसेज या सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो अगर आप मान लीजिए बैंकों में कोई अपने कुछ कागजात रखने के लिए, अपनी ज्वेलरी रखने के लिए आप लॉकर लेने जाते हैं, तो भी आपका केवाईसी बैंक लेता है। नेक्स्ट है रिसीविंग रेमिटेंस फॉर पे आउट। तो अगर आपको रेमिटेंस मिल रही है, पेमेंट मिल रही है, तो उसके लिए भी आपका केवाईसी लिया जाता है। फिर बोले बिसाइड द फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो कंसिडर्ड कस्टमर्स। तो ये तो है ही, साथ साथ इन सबका तो केवाईसी लेते हैं, लेकिन इन पर्सन को भी आप कस्टमर बोलोगे, तो कौन है? इन केस ऑफ एंटिटीज अवेलिंग सर्विसेज देयर बेनिफिशियरी ऑनर्स। तो कोई भी सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं, तो उनके जो बेनिफिशियल ऑनर्स है, बेनिफिशियल ऑनर्स आपने देखा होगा, कई बार आप करंट अकाउंट खुलवाते हो तो बेनिफिशियल ऑनर्स का ऑप्शन आता है, उसमें परसेंट रहता है कि 2 बेनिफिशियल ऑनर्स रहेंगे या 3 रहेंगे। ठीक है, तो उसका परसेंट रहता है, मान लीजिए 2 है तो 50-50% है, 3 है तो एक को 50% देते हैं, एक को 25-25। तो जो बेनिफिशियल ऑनर है वो भी कस्टमर माना जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय प्रोफेशनल्स इंटरमीडिएटरी फॉर देयर क्लाइंट्स। तो कई बार क्या होता है कि कोई
इंटरमीडिएटरी मान लीजिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट है और वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई अकाउंट ओपन कर रहा है, ठीक है। तो बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन कौन होगा उसका, मतलब क्लाइंट के बिहाफ पे कोई इंटरमीडिएटरी उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, तो वो जो इंटरमीडिएटरी है वो भी कस्टमर माना जाएगा, ठीक है। तो वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ही अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, पर हम उस इंटरमीडिएटरी को भी कस्टमर मानेंगे और उस इंटरमीडिएट का भी हम केवाईसी लेंगे। ये सब इसमें बोला है। तो ये सारी चीजें हमारे केवाईसी में आती है। तो इसमें था क्या मेनली, इसमें क्लाइंट की डेफिनेशंस आपके बताई गई है प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो इसमें कोई भी पर्सन किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील करता है और कोई भी ट्रांजेक्शन या एक्टिविटीज किसी और के बिहाफ पे भी वो कर रहा है तो उसको कस्टमर माना जाएगा, उसका हमें केवाईसी लेना है। फिर आरबीआई ने अपना मास्टर सर्कुलर 2016 में जारी किया, उसमें कस्टमर के बारे में बात किया गया कि सिर्फ ये वो पर्सन ही जो डील करेगा, बल्कि जो उस पर्सन के बिहाफ पे काम करेगा वो भी जो है उसको उसका भी हमें केवाईसी लेना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना इंटरमीडिएटरी जो कि किसी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उनका भी हमें केवाईसी लेना है। फिर केवाईसी पर्पस के कहाँ कहाँ हमें मतलब केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इतनी सारी सर्विसेज है। एफडी, सेविंग बैंक अकाउंट, कोई फंड बेस या नॉन फंड बेस अगर आप लोन ले रहे हैं, रेमिटेंस मतलब पेमेंट आप कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट अगर आप कस्टमर का खुलवा रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट, या उसको आप इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनको लॉकर की सुविधा दे रहे हैं, या रेमिटेंस करा रहे हैं, तो आपको केवाईसी लेना होगा। इसके साथ अगर बेनिफिशियरी ऑनर्स है तो उनका भी केवाईसी, या कोई इंटरमीडिएटरी है प्रोफेशनल जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे उन्होंने अकाउंट वो सब ओपन मेंटेन किया हुआ है, तो उन सबका हमें जो है केवाईसी लेना पड़ेगा। और ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है की एलिमेंट्स फॉर नो योर कस्टमर। केवाईसी के लिए जो मेन की एलिमेंट्स है वो क्या है, तो बोला कि केवाईसी पॉलिसी इज अ मेजर पॉलिसी फॉर मैनेजिंग ए बैंक इन प्रूडेंस एंड कंप्लायंस मैनर मिटिगेट। तो केवाईसी पॉलिसी बहुत जरूरी है ताकि जो बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग जो टेररिस्ट फाइनेंस है उसके रिस्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कौन सा रिस्क को, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो केवाईसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो की रिक्वायरमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी, तो क्या इसकी की रिक्वायरमेंट है, पहला, इट इज टू बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी कमेटी ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी के द्वारा ये जो केवाईसी पॉलिसी उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा आता है इसमें, इट शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। तो टाइमली इसका रिव्यू होना चाहिए उस केवाईसी पॉलिसी का, एटलीस्ट वंस इन ईयर। तो एटलीस्ट साल में एक बार तो उस केवाईसी पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू क्या होता है कि जो पॉलिसीज बनाई गई क्या उसमें कुछ कमियां हैं उसको चेक करना, अगर कमियां है तो उसको इंप्रूवमेंट करना, उसको बोला जाता है रिव्यू। तो केवाईसी पॉलिसीज बना दी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार हमने बनाई और लाइफ टाइम काम करेगी, नहीं, उसका हमें रिव्यू करना और कम से कम साल में तो एक बार रिव्यू करना है। और जैसे कि चेंज इन, जैसे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या कोई रेगुलेशंस में आरबीआई में कुछ चेंज हुआ, कुछ नई बिजनेस लाइंस को एंटर की बात की गई, या कोई नई जुरिडिक्शन की बात की, तो उसके हिसाब से जो हमें इसका रिव्यू भी करना होगा। लास्ट पॉइंट आता है, usually the principal officers is responsible for keeping the KYC policy updated and relevant। तो प्रिंसिपल ऑफिसर्स उसका काम होता है कि केवाईसी पॉलिसीज को अपडेट या रिलेवेंट ये सब चीजें उसको देखना, उसको अपडेट कराते रहना। फिर बोला है कि जो केवाईसी पॉलिसी है वो क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें नॉर्म्स बताए गए हैं कि कैसे कस्टमर के बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग जो है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे जो कस्टमर और जो स्टाफ है उसको अवेयरनेस किया जाए। और जो की एलिमेंट्स हम बात करें केवाईसी की तो ये चार है, ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से चार एलिमेंट्स है। तो पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस, दूसरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस की मतलब पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि आप कस्टमर हो के नहीं हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो होगा कस्टमर। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फिर आप उसका केवाईसी वो सब लोगे, आधार कार्ड पैन का। फिर रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क किसी तरह का उस कस्टमर के साथ है कुछ उसके अकाउंट का वो सब देखोगे। और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब आप उसकी ट्रांजेक्शन को चेक करोगे, ठीक है, कोई बहुत हाई अमाउंट की हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन या कुछ सस्पिशियस आपको लगता है तो ये सब चीजें आप करोगे। तो ये हमारे केवाईसी का रिस्क जो है मेन की एलिमेंट्स होगा, कस्टमर एक्सेप्टेंस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। फिर बोला है कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं उनके पास टू अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो एक तो केवाईसी पॉलिसी को लेके होता है और दूसरा डॉक्यूमेंट्स एएमएल सीएफटी पॉलिसी हो। तो केवाईसी में तो बताया जाता है कि कस्टमर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको ड्यू डिलिजेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में उसके बारे में बात की जाएगी। जो एएमएल और सीएफटी पॉलिसी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैट ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म पॉलिसी, तो उसमें बोला जाएगा कि कैसे आप ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करोगे और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको उसके बारे में बताओगे। अगर आपको शक होता है कि हाँ इस पैसे को किसी टेररिज्म पर्पस के लिए, किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस केस में आप FIU IND को रिपोर्ट भेजेंगे। तो इस बारे में इसकी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल है कि की एलिमेंट्स क्या है केवाईसी पॉलिसी की। तो एक तो जो केवाईसी पॉलिसीज के मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके द्वारा अप्रूव होनी चाहिए केवाईसी पॉलिसी, जो भी आपके बैंक ने बनाई है उसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना है। और तीसरा जो प्रिंसिपल ऑफिसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है कि केवाईसी पॉलिसी को अपडेटेड और रिलेवेंट कराए।
फिर उसके बाद बोला है कि केवाईसी के क्या क्या एलिमेंट्स है, तो 4 की पॉलिसीज हमारे केवाईसी की: कस्टमर एक्सेप्टेंस, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस और रिस्क मैनेजमेंट। कस्टमर एक्सेप्टेंस मतलब हमें पहले एक्सेप्ट करना है कि आप हमारे कस्टमर है नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा, फिर अगर आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप कस्टमर है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और वो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए आ गई, तो उसमें तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि फैमिली का आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये एक्सेप्टेंस इस टर्म में बोल रहा है। फिर अगर मान लीजिए नॉर्मल इंडिविजुअल आएगा तो उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे, फिर आप उसका केवाईसी लोगे, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइम टू टाइम आपको आपके सॉफ्टवेयर भी जो है मॉनिटर करते हैं, तो वो उसमें आ जाएगा। फिर रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क है तो उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्टिंग करेंगे। तो कुछ बैंकों में अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक डॉक्यूमेंट केवाईसी पॉलिसी को कवर करता है, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कन्वर्टिंग ऑफ फाइनेंस, टेररिस्ट फाइनेंस को कवर करता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 से हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर एएमएल ये डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।